डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा लैग्रेंज इक्वेशन सोल्व करने का एक दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं टाइप नंबर 2। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई है लैग्रेंज इक्वेशन पी पी क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, आप जानते हैं। और इसके बाद लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 2, क्या है ये, dx अपॉन p dy अपॉन q एंड dz अपॉन r। तो ये हमारी होगी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन और ये होगी हमारी लैग्रेंज इक्वेशन। तो इसमें सोल्व करने का जो तरीका है, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मैंने डिटेल में इसको बताया हुआ है कि क्या लैग्रेंज इक्वेशन है, क्या उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है और क्या उसका वर्किंग रूल है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था टाइप नंबर 1। तो इसको सोल्व करने का मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u इक्वल्स टू c1 एंड v इक्वल्स टू c2। तो टाइप नंबर 1 में क्या हो रहा था, पहले टाइप नंबर 1 को रिकॉल करते हैं क्योंकि टाइप नंबर 2 में टाइप नंबर 1 भी यूज होगा। जैसे आप ये लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन dy अपॉन p dy अपॉन q एंड dz अपॉन r। तो यहां पर हम सेलेक्ट करते हैं पेयर्स, जैसे किसी ने सेलेक्ट किया फर्स्ट एंड सेकंड या सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो मेरे पास यहां पर 3 ऑप्शन है मेंबर सेलेक्ट करने के। इसके बाद इनसे जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है उनको हम सोल्व कर लेते हैं और आपको 2 रिलेशन मिल जाते हैं, u इक्वल्स टू c1 और दूसरा मिल जाता है v इक्वल्स टू c2। लेकिन अब यहां पर सिचुएशन ये बनी कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही रिलेशन मिल पाएगा। क्लियर है? यानी कोई एक पेयर ही ऐसा एग्जिस्ट होगा जो आपको ये सॉल्यूशन देगा, बाकी पेयर आप सेलेक्ट तो कर पाएंगे लेकिन उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर ये टाइप नंबर 2 की प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा। टाइप नंबर 3 भी होगा, वो बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल मुझे ऐसा करने पर, यानी टाइप नंबर 1 की तरह जब मैं सोल्व करूंगा, जब मैं टू मेंबर सेलेक्ट करूंगा तो आपको एक ही बार सॉल्यूशन मिलेगा, बाकी 2 मेथड आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, आपकी 2 चॉइस क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी। तो कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं इसी के बारे में बात करते हैं। तो इस मेथड में क्या होगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरा नहीं मिल पाएगा। तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, यही टाइप नंबर 2 है। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, इन दिस मेथड वन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, एक तो इसी तरह मिल जाएगा, वन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दैट इज u इक्वल्स टू वन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दैट इज u इक्वल्स टू c1 इज, कहां से मिलता है ये आपको, इज फाउंड बाय द रूल ऑफ टाइप नंबर 1। जो टाइप नंबर 1 में आपने पढ़ा था, जो टाइप नंबर फर्स्ट में पढ़ा था रूल, उससे आपको u इक्वल्स टू c1 मिल जाएगा। क्लियर है? ये आपको मिल जाएगा। लेकिन अब आप कोशिश करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड मेंबर लेने पर आपको u इक्वल्स टू c1 मिल गया, फिर आपने सेकंड और थर्ड लिया लेकिन आप उसको सोल्व भी नहीं कर पाए, फर्स्ट और थर्ड लिया लेकिन फिर भी आप सोल्व नहीं कर पाए, इसका मतलब वी आर अनेबल टू फाइंड v इक्वल्स टू c2। अब v इक्वल्स टू c2 के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, कौन सा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, विच इज फाउंड इन टाइप नंबर 1। तो यहां पर लिखेंगे द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u इक्वल्स टू c1 इज यूज्ड, इसी का मैं यूज करूंगा, टू फाइंड अनदर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, अनदर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कौन सा, v इक्वल्स टू c2। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इसका यूज किस तरह करूंगा। क्लियर है? होगा क्या कि जब आप ये सिलेक्शन कर रहे होंगे तो आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन वहां दिखाई देगा कि आप वहां पर C1 को पुट कर सकते हो। यानी जैसे मान लीजिए आपने सेकंड और थर्ड मेंबर सेलेक्ट किया तो वहां पर आपको ऐसा रिलेशन दिख जाएगा जिसमें u आपको दिखेगा। आप u की जगह क्या पुट कर सकते हैं, C1, टर्म बन जाएंगी कांस्टेंट, और उसके बाद आप फिर यही मेथड लगा सकते हैं, जैसे सेकंड और थर्ड मेंबर, फर्स्ट और थर्ड मेंबर या फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, आपको दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेथड को ध्यान से समझने के लिए मैं सोल्व करने जा रहा हूं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और जब आप उन प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा हाउ टू यूज u इक्वल्स टू c1 टू फाइंड अनदर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन v इक्वल्स टू c2। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर 3 प्रॉब्लम लिखी हुई है टाइप नंबर 2 के लिए, मैं उनको ही 1 बाय 1 सोल्व करने जा रहा हूं।
तो जैसा कि वर्किंग रूल में आपको बताया गया था, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था, वर्किंग रूल में बताया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये फर्स्ट क्वेश्चन में करने जा रहा हूं, यह मेरे पास p प्लस 3q 5z प्लस 10 y माइनस 3x1। इसके बाद आप क्या करेंगे? फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R टू राइट लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो कंपेयरिंग वन विद, बच्चों ये मेथड मैंने इस लेक्चर में नहीं बताया है, वर्किंग रूल यहां तो मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है, हाउ टू फाइंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन U एंड V। तो आप इसके लिए प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए पूरा। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 किसके साथ कंपेयर करेंगे? विद, ये कंपेयर हम करेंगे PP QQ इक्वल टू R। वी गेट, क्या मिलने जा रहा है आपको? आपको मिलने जा रहा है कैपिटल P इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 3 एंड R इक्वल टू कितना है? 5Z प्लस 10 y माइनस 3x। क्लियर है? इसके बाद आप क्या लिखेंगे? लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर क्या बनेंगी? जो आपकी लैग्रेंज इक्वेशन होंगी, सॉरी, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर क्या बनने वाली हैं? ये पुराना ही मेथड चल रहा है और इसी के बाद मैंने यहां पर टाइप 2 डिस्कस किया था, इतना मेरे पास पहले से ही लिखा हुआ था। तो मेथड आप कोई सा भी लगाएं, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बने, इसके बाद भी मैं कुछ टाइप डिस्कस करूंगा, लेकिन ये हमारा क्या है, नेसेसरी पार्ट है। हाउ टू राइट, सॉरी, फर्स्ट वी राइट लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड देन वी विल फाइंड u इक्वल टू c1 एंड v इक्वल टू c2। तो यहां पर हमारे पास आ गया। अब इसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर दो। दिस इंप्लाइज dx अपॉन p का मतलब क्या है? p का मतलब है 1, dy का मतलब क्या है? 3, और dz, सॉरी dy, q का मतलब 3 था तो dy अपॉन 3। इसी तरह r का मतलब क्या है? r का मतलब है 5z प्लस 10 y माइनस 3x, और ये बन गई इक्वेशन नंबर, क्या बन गई? इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बात? चलिए अब हम चलते हैं इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब टाइप नंबर 1 कहता था कि अगर मान लीजिए आपको कोई दो मेंबर ऐसे मिल जाएं जिनको सेलेक्ट करने के बाद में आसानी से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व कर पाऊं, तो आप फार्मूला लगा दीजिए और इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए। और यहां पर ऐसा पॉसिबल है। ये हमारे पास, इनके नाम भी लिख देता हूं, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, और ये हमारा थर्ड मेंबर है या थर्ड फ्रैक्शन है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड मेंबर को सेलेक्ट करूं तो आसानी से मुझे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो क्या करेंगे? टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शंस मैंने यहां पर एज्यूम किए, तो मुझे मिला dx अपॉन 1 और ये मिला dy अपॉन 3। इसको और थोड़ा जस्टिफाई करूं तो dy इक्वल टू आ गया मेरे पास 3dx। इस तरह भी लिख सकता हूं, वेरिएबल आर सेपरेटेड, क्योंकि dy के साथ x नहीं है और dx के साथ y नहीं है। क्लियर है? अगर इस तरह की रिलेशन मेरे पास मिल जाए, यानी dy के साथ सिर्फ y वाली टर्म ही रहे, नहीं है कोई बात नहीं, कांस्टेंट है टर्म तो है इसके साथ, और dx के साथ क्या 3, यानी dy के साथ x नहीं होना चाहिए और dx के साथ y नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जो कि नहीं है, तो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए। क्या रिलेशन मिलेगा आपको? ये आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 3x, 1 कांस्टेंट, चलो c1 डायरेक्ट लिख देता हूं। ये रिलेशन मिला मेरे पास c1, और ये फर्स्ट रिलेशन मुझे यहां पर मिल गया है। ऐसा ही हमने टाइप नंबर 1 में भी किया था। इक्वेशन नंबर क्या था इसको? 3। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सेकंड रिलेशन फाइंड करने के लिए। यानी ये आ गया मेरे पास u इक्वल टू c1। अब सेकंड रिलेशन जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप फर्स्ट और थर्ड मेंबर सेलेक्ट करते हो तो आपको परेशान करेगा y का आपके पास फिलहाल कोई इलाज नहीं है। अगर आप सेकंड और थर्ड मेंबर सेलेक्ट करते हो तो यहां पर परेशान करेगा आपको x का भी कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये जो रिलेशन मैंने फाइंड किया है, अगर मैं इसका यूज कर लूं तो y माइनस 3x ये कंप्लीटली गायब हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? c1। तो 10 c1 एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। दोबारा समझिए,
y माइनस 3x यानी फर्स्ट रिलेशन u इक्वल टू C1, इसका अगर मैं यूज यहां पर कर लूं तो y माइनस 3x की जगह क्या लिख सकता हूं C1, तो ये टर्म बनेगी 5z प्लस 10C1। 10C1 इज नाउ कांस्टेंट टर्म। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड मेंबर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से सोल्व होगा क्योंकि y एब्सेंट हो गया। और अगर आप सेकंड और थर्ड मेंबर लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि x एब्सेंट हो गया। क्लियर है? तो किसी भी तरह कर सकते हैं। अब आपके पास दो दो चॉइस है। चलिए मैंने यहां पर ले लिया टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, ये मैंने यहां पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या रिलेशन बना, dx अपॉन 1 और dz अपॉन कितना आ गया ये 5z प्लस 10 y माइनस 3x। क्लियर है? अब ये y के कारण मैं इसको सोल्व नहीं कर पाता, लेकिन जो मेथड मैंने पढ़ा है उसमें क्या है कि फर्स्ट रिलेशन में बी यूज टू फाइंड सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो यूज कर लीजिए। कितना बना ये dx इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10c1। कारण सिंस c1 इज कितना ये y माइनस 3x, सोल्व करने के बाद इसको वापस बुला लेंगे। बात समझ गए? अब वेरिएबल तो मेरे पास सेपरेट है। कितना आ गया dx इक्वल टू 1 अपॉन 5z प्लस 10c1। अब इससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रल कर दो, लेफ्ट में आ जाता हूं। चलिए इंटीग्रल का साइन भी लगा देता हूं इस बार। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल तो x बन जाएगा और राइट हैंड साइड का सोल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं कंप्लीट कर देता हूं इसको डिटेल में। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास बना dx और ये मेरे पास बना 1 अपॉन 5z प्लस 10c1 dz और एक कांस्टेंट आएगा, बाद में इसको नाम दे देंगे। क्लियर है? चलिए इंटीग्रल करो, ये तो आ गया x और ये 1 अपॉन 5z प्लस 10c1। तो आप इसको इसी तरह समझ रहे हैं, 1 अपॉन 5z प्लस b और इसका इंटीग्रल हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ 5z प्लस b और z का कोफिशिएंट इससे डिवाइड करना मत भूलिए 5। तो डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं तो क्या बनेगा ये बनेगा मेरे पास लॉगरिथम ऑफ 5z प्लस b का मतलब क्या 10c1 अपॉन में कितना आ गया 5, z के कोफिशिएंट से कर दो डिवाइड और एक नया कांस्टेंट 5 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 5x लॉगरिथम ऑफ 5z प्लस 10c1। ये 5 से मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट ही बना रहेगा। चलिए इसको नाम दे देता हूं मैं C2। क्या नाम दे देते हैं इसको, नया कांस्टेंट जिसका नाम मैंने रख दिया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा ये, और इसको नाम दे दिया मैंने C2। C1 को वापस बुला लो। C1 की वैल्यू क्या है 5x इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 5z, इसको चलो लेफ्ट में भी ले आओ, माइनस 5z प्लस 10 और C1 की जगह लिख दो y माइनस 3x। चलिए इस ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट बना देता हूं और ये आ गया राइट हैंड साइड में C2। बच्चों ये आ गया मेरे पास सेकंड रिलेशन। क्या बनाइए, ये आ गया मेरे पास सेकंड रिलेशन। तो अब जनरल सॉल्यूशन किस तरह लिखोगे, या जनरल इंटीग्रल, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय 3 मेथड मैंने आपको बता रखे हैं। या तो दोनों फंक्शन को एक साथ लिख दो या एक फंक्शन को दूसरे का फंक्शन लिख दो। क्लियर है? तो क्या लिखूंगा मैं, चलिए ये मेरे पास v की तरह ट्रीट करेंगे तो एक तरीका ये भी बताया था ना, v इक्वल टू 5u, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा था 5u भी, वो भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आ गए 5x माइनस लॉग 5z प्लस 10 y माइनस 3x यानी v इक्वल टू फंक्शन ऑफ u का मतलब क्या है y माइनस 3x। इसको हटाइए, ये आ गया मेरे पास y माइनस 3x। इसका क्या काम है, समझ गया आप? तो ये बच्चों हमारा हो गया कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1। तो ये तरीका, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों रिलेशन मुझे डायरेक्ट नहीं मिले। एक रिलेशन तो आसानी से मिल गया, लेकिन दूसरा रिलेशन जब मैंने फाइंड किया तो पहला रिलेशन उसमें यूज हो गया, यही टाइप नंबर 2 है। चलिए मेथड को और क्लियर करने के लिए मैं आता हूं इसके प्रॉब्लम नंबर 2 पर। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में अब सोल्व करूंगा। यहां पर
तो प्रॉब्लम नंबर 2 ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल है नहीं ये, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से आप इनको समझ पाएंगे। तो मैं प्रॉब्लम नंबर 2 ही अब लिखने जा रहा हूं। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। गिवन इक्वेशन, जैसा वर्किंग रूल कहता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जेड पी माइनस जेड क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग वन विद, किससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद, किससे कंपेयर कर दोगे, इसको मैंने कंपेयर कर दिया पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। वी गेट, क्या रिलेशन आपको मिलने वाला है, पी इक्वल टू कैपिटल पी मिला आपको जेड के इक्वल, और कैपिटल क्यू मिला माइनस जेड के इक्वल, और आर किसके इक्वल मिला, आर मिला मुझे किसके इक्वल, जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। देयरफॉर लैग्रेंज इक्वेशन क्या बनी, लैग्रेंज इक्वेशंस आर, ये बनी मेरे पास लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस, क्या बनेगी ये, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ये मेरे पास बनी dx अपॉन p, dy अपॉन q, और ये बना dz अपॉन r। क्लियर है। चलो सबकी वैल्यू रख दो, तो dx अपॉन z, dy अपॉन माइनस z, और ये आ गया मेरे पास dz अपॉन, कितना होगा ये, जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, इसी की हेल्प से मैं फाइंड करूंगा 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। तो ये बना मेरा मेंबर नंबर 1, इसको नाम दे दो मेंबर नंबर 2 या फ्रैक्शन, और ये आ गया मेरे पास थर्ड। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई रिलेशन मेंबर सेलेक्ट करने के बाद आसानी से मिल सकता तो फाइंड कर लीजिए, जो कि यहां भी मिल रहा है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर। जैसे आप फर्स्ट और सेकंड मेंबर को सेलेक्ट करोगे तो आसानी से आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो क्या बना ये, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, क्या रिलेशन बना, फर्स्ट और सेकंड मेंबर को सेलेक्ट करने के बाद ये रिलेशन मेरे पास आया dx अपॉन जेड, dy अपॉन माइनस जेड, बस इतना ही आएगा फर्स्ट और सेकंड मेंबर को सेलेक्ट करने के बाद। ये कहानी मेरे पास रही, जेड से जेड कैंसिल, हालांकि ये परेशान करता, लेकिन क्योंकि कैंसिल हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx इक्वल टू माइनस dy, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बड़े आसानी से इंटीग्रल कर पाओगे बोथ साइड्स। क्या रिलेशन बना, ये बना x इक्वल टू माइनस वाई प्लस c1, यानी ये बना x प्लस वाई इक्वल टू c1। और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे पास आया, इसको यहां नोट कर लीजिए आप, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। चलिए एक और रिलेशन। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट और थर्ड को सेलेक्ट करेंगे तो y परेशान करेगा, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास, x प्लस वाई पूरे को मैं c1 अगर मान लूं तो फर्स्ट और सेकंड मेंबर भी इसको सोल्व कर देगा, और सेकंड और थर्ड मेंबर भी इसको सोल्व कर देगा। चलिए मैं फर्स्ट और थर्ड ही लेता हूं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर टू फाइंड नेक्स्ट रिलेशन मेंबर्स और फ्रैक्शंस। तो कितना बनाइए, dx अपॉन जेड, dz अपॉन कितना होगा ये, जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये रिलेशन मेरे पास बना dx अपॉन जेड, dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, सिंस c1 इज x प्लस वाई। क्लियर है, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो वेरिएबल जैसे आपने सेपरेट किए तो क्या बना, dx इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर dz, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रल कर दो, और इस बार भी मैं इंटीग्रेशन का साइन भी लगाऊंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या रिलेशन ये बना, ध्यान देंगे, जैसे ही आप इंटीग्रल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का तो रिजल्ट आपको x ही मिल जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं इसको। इंटीग्रल आपने किया, मैंने कहा इंटीग्रल का साइन भी लगा देता हूं,
तो ये बनेगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डी जेड और एक कॉन्स्टेंट, इसको बाद में डिसाइड करके लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल अगर आपको करना है तो C1 तो कांस्टेंट है, इससे घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको, C1 इज कांस्टेंट। तो आप अगर Z1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर को समझ लें आप t, तो रिजल्ट आएगा ट्वाइस जेड डी जेड C1 का 0 dt, यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं जेड डी जेड इक्वल टू 1/2 dt। कुछ ऐसी सी कहानी बनेगी, क्लियर है। चलिए यही लिख देता हूं, तो ये यहां पर तो आ गया x और ये आ गया मेरे पास 1/2 dt अपॉन t, सिंस ये कहानी यहां पर आप लिख दीजिए साइड में। और कितना आ गया ये प्लस कांस्टेंट, तो यानी ये बना 1/2 और 1/t का कितना हो जाएगा log t प्लस कांस्टेंट, अभी डिसाइड कर लूंगा कांस्टेंट, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2x, कितना आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ t प्लस कांस्टेंट, t की वैल्यू वापस रख दो। आप इसका इंटीग्रल डायरेक्ट जो मैं लाइन अब लिखने जा रहा हूं ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना बनेगा ये लॉगरिथम ऑफ z स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस नया कांस्टेंट नाम रख दिया C2, और ये बना 2x इज लॉगरिथम ऑफ z स्क्वायर, C1 का मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर, भाई c की वैल्यू वापस रख दी और ये आ गया C2। तो बच्चों ये आ गया मेरे पास रिलेशन नंबर 2, यानी ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड वाली ये काम करेगा किसका v का, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये आ गया इक्वल टू C2। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे पास ये, और इसको नाम दे दीजिए आप 4। चलिए अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा मैं लिखने जा रहा हूं। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या बनेगा ये जनरल सॉल्यूशन किसका, जो आपकी प्रॉब्लम नंबर स्टार्टिंग में आपने लिखी थी इक्वेशन नंबर 1, तो वही उसी का मैं जनरल सॉल्यूशन यहां पर लिखने जा रहा हूं। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, आपको पता है इसके लिखने के 3 मेथड है, क्लियर है। मैंने दोनों फंक्शन को इस बार कंबाइन करके लिख दिया। पहला फंक्शन क्या था x प्लस वाई इक्वल टू C1, यानी ये u, और दूसरा v कितना हो जाएगा 2x माइनस लॉगरिथम ऑफ z स्क्वायर। जिस तरह आपका मन करे उस तरह लिखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करली ब्रैकेट लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्लियर है। और ये बंद फंक्शन, और ये आ गया राइट हैंड साइड में 0। इट इज द सॉल्यूशन। तो बच्चों ये थी प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 अब मैं सोल्व करने जा रहा हूं। एज पर वर्किंग रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन xz p प्लस yz q इक्वल्स टू xy, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। एज यूजुअल आई विल फाइंड वैल्यू ऑफ p q एंड r। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग वन विद, पूरा डिटेल में क्वेश्चन आप लिखिए, कंपेयरिंग वन विद किससे कंपेयर कर लेंगे, p p q q इक्वल्स टू r, वी गेट अगेन value of p xz, value of q yz, and value of r xy. Now we will write Lagrange equation. क्या होगी Lagrange equation? Lagrange equations are, sorry, Lagrange equations, तो Lagrange equation मेरे पास बनने जा रही हैं dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। दिस इंप्लाइज dx अपॉन कितना बनाइए p की वैल्यू xz और dy ये आ गया मेरे पास yz और dz अपॉन आ गया xy। अब एज यूजुअल जैसा अब तक आपने किया है, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड फर्स्ट रिलेशन u इक्वल टू C1 बाय सेलेक्टिंग एनी टू मेंबर। इफ आई टेक मेंबर नंबर 1 and member number 2, then problematic term is z। तो z ही तो प्रॉब्लम करेगा। अगर आप फर्स्ट और सेकंड मेंबर लेते हो तो इक्वेशन x और y में आएगी, तो z का कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन z यहां पर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब नो प्रॉब्लम। सेलेक्ट कर लीजिए टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर या फ्रैक्शंस। तो क्या रिलेशन मिला, रिलेशन मिला dx अपॉन xz dy अपॉन yz, क्लियर है। z से z हो गया कैंसिल, चलो कैंसिल भी करके दिखा देता हूं, dx अपॉन x और ये आ गया बच्चों dy अपॉन y। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
दोनों साइड का मैंने इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या रिलेशन मिला, ये रिलेशन मिला log x इक्वल्स टू log y प्लस कांस्टेंट, और ये बना मेरे पास लोगरिथम ऑफ x माइनस लोगरिथम ऑफ y। चलिए कांस्टेंट भी लोगरिथम में ले लेता हूँ, log c1, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बना log x अपॉन y इक्वल्स टू लोगरिथम ऑफ c1, यानी x अपॉन y इक्वल्स टू c1। तो ये रिलेशन मेरे पास आ गया, यानी x अपॉन y किसके इक्वल आ गया, ये c1 के। और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इट विल बी यूज टू फाइंड अनदर रिलेशन, क्योंकि डायरेक्ट आपको यहां पर मिल ही नहीं रहा। चेक कर लीजिए, अगर आप फर्स्ट और थर्ड रिलेशन लेते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा y, और y रहेगा, कैंसिल नहीं हो रहा। अगर आप सेकंड और थर्ड मेंबर लेते हैं लाइक टाइप वन में तो मिल जाते थे रिलेशन, तो यहाँ पर प्रॉब्लम x करेगा और x प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि x कैंसिल नहीं हो रहा। इस रिलेशन का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूं। चलिए, तो मैंने ले लिया यहाँ पर सेकंड और थर्ड ले लो, या फर्स्ट और थर्ड, जैसा आप कमेंट करें, टेकिंग जो भी आपको ठीक लगे। चलिए इस बार मैं ले लेता हूं सेकंड एंड थर्ड रिलेशन, सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शंस। अब ऐसा लेने के बाद आपको मिला dy अपॉन yz और dz अपॉन xz। यहां प्रॉब्लम वाली टर्म है कौन सी, x। चलिए y से y कैंसिल हो गया, लेकिन इसका मुझे बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी भी इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पर x प्रॉब्लम है। x क्या है यहां पर, प्रॉब्लम। तो x का इलाज है मेरे पास, x की जगह क्या लिख सकते हैं आप, dy अपॉन जेड इक्वल्स टू, x की जगह लिख सकते हैं आप c1y। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x अपॉन y किसके इक्वल है, c1 के। क्योंकि x अपॉन y किसके इक्वल है, c1 के, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं आप, c1y। बात क्लियर है, c1 की वैल्यू वापस रख दूंगा x अपॉन y। अब तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, क्या बनाए, ये सही लिख रहा हूं ना मैं, dz अपॉन x y1, y से y कैंसिल हुआ और x की वैल्यू आ गई c1 इंटू y। अब वेरिएबल सेपरेट करें तो c1 को लेफ्ट में ले आओ, सॉरी y को लेफ्ट में ले आओ, तो क्या बनाए y dy, और ये बना 1 अपॉन c1 z dz। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बड़े आराम से इंटीग्रल हो जाएगा। क्या होगा इंटीग्रल, इंटीग्रल बना इसका बोथ साइड्स, ठीक से लिख दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल हुआ, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर बाई 2। राइट हैंड साइड का 1 अपॉन c1, और ये आ गया जेड स्क्वायर बाई 2, और एक नया कांस्टेंट बाद में इसको अपने हिसाब से मैं नाम दे दूंगा। क्लियर है, तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दो और c1 की वैल्यू भी वापस रख दो, तो ये आ गया मेरे पास वाई स्क्वायर। चलो c1 को लेफ्ट में ले आता हूं, c1, और ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दिया, जेड स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया होगा और एक नया कांस्टेंट बन गया होगा। इस 2 इंटू कांस्टेंट लिखने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। c1 को लेफ्ट में ले आए, 2 से 2 कैंसिल। अब c1 की वैल्यू क्या है, x अपॉन वाई, तो ये आ गया x अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस कांस्टेंट को नाम दे दो c2, और y से y कैंसिल, तो कुल मिलाकर रिलेशन बना एक्स वाई, जेड स्क्वायर को भी लेफ्ट में ले आओ, माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। ये मेरे पास बना न्यू रिलेशन, जिसका नाम है रिलेशन नंबर 4। क्या नाम है जिसका, रिलेशन नंबर 4। अब आप बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज रिटन एज, कई तरीके इसके लिखने के, चलिए एक बार फिर मैं सभी तरीके से इसको लिख देता हूं, बस ये लेक्चर का लास्ट चल रहा है। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या क्या लिख सकते हैं। पहला तरीका जो लिखने का, जो मैं जनरली लिखता ही हुआ रहा हूं, फाई फंक्शन ऑफ यू मतलब x अपॉन वाई, और फंक्शन ऑफ v मतलब एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। ये पहला तरीका, ये सही आंसर है। और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं u यानी x अपॉन वाई इज फंक्शन ऑफ v मतलब एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, और आप ये भी लिख सकते हैं v मतलब एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ u मतलब x अपॉन वाई। तीनों में से कोई एक लिखें, सभी आंसर मेरे ठीक है। ठीक है, वैसे तो मैं जनरली एक ही वैल्यू लिख रहा हूं, हर बार मैं यही लिखने की कोशिश करता हूं, कहीं कहीं मैंने इस तरह भी लिख दिया, लेकिन इस बार मैंने तीनों ही लिखी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्रॉब्लम थी टाइप नंबर 2 की। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन टाइप नंबर 3 से आता है, वहां पर आपको रिलेशन डायरेक्ट नजर ही नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ मेंबर अपनी तरफ से बढ़ाएंगे, जनरेट करेंगे, उसको बोलते हैं हम
मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तब तक आप इंतजार कीजिए और लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए।